हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन और अन्य जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसके लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव सेशंस लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग जनरल साइंस पढ़ते हैं इस क्लास में, आप लोग मेरे साथ जनरल साइंस जिसमें मेनली 3 से 4 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एनवायरमेंटल साइंस, मतलब पर्यावरण विज्ञान। समझ रहे हो? 4 सब्जेक्ट अपने आप में महान सब्जेक्ट हैं। जितना बड़ा मैथ उतनी बड़ी फिजिक्स, जितनी बड़ी फिजिक्स उतनी बड़ी केमिस्ट्री, जितनी बड़ी केमिस्ट्री उससे बड़ी बायो, और बायो बड़ी उससे बड़ा एनवायरमेंटल साइंस। और हम लोग 4 सब्जेक्ट एक ही क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब सीधा सा है, समय लगेगा तो तुम लोग है ना पेशेंस बना के रखना, मतलब सब्र का बांध मत टूटने देना। देखो सिंपल सी बात है, पानी का बांध होता है वो टूटता है तो नुकसान किसको होता है? सोचो, टूटता है तो नुकसान किसको होता है? पब्लिक को होता है ना। इसी तरह सब्र का बांध है, टूटेगा तो खुद को नुकसान होगा, और जिसने सब्र रख लिया अंत में फायदा उसी को मिलना है। क्लियर है ये बात? चलो ये बात क्लियर है। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। स्टार्ट करते पूरा टॉपिक खत्म करेंगे स्लाइड में, क्योंकि थ्योरी है, समझ के चलना। देखो क्या हुआ कि जैसे जैसे एलिमेंट तत्वों की खोज होती रही वैसे ही वैसे तत्वों के बारे में, एलिमेंट की प्रॉपर्टी के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती रही। साइंटिस्टों ने तरह तरह के दिमाग लगाए, जाना कि भाई सोडियम जो होता है जिसे हम Na, नेट्रियम मतलब शॉर्ट में क्या लिखते हैं Na, कि अगर इसको हवा में रखते हैं, पानी में रखते हैं तो इसमें आग लग जाती है, अगर इसको केरोसिन तेल में रखते हैं इसमें आग नहीं लगती। बोला अच्छा। बोले जो ये एल्यूमिनियम होता है इसको अगर हम मतलब इसको काटें और अगर इसकी शीट बनाएं या इस पे हथौड़े मार मार के इसको पतला पतला इसकी परत बनाएं, बन जाती हैं, शाइनी होता है, इसे हम मेटल या धातु कहते हैं। दूसरी तरफ क्लोरीन वगैरह को देखें तो उसमें ऐसा नहीं होता, ब्रिटल होते हैं वो। बोला यार अजीब सिचुएशन, कुछ मेटल हैं कुछ नॉन मेटल हैं। कहने का मतलब कि जितने भी तत्व हैं उनकी प्रॉपर्टी, उनके जो गुण हैं, जब हमने उनके बारे में जानना शुरू किया तो हमें बड़ी अजीब सी परेशानी आई। फॉर एग्जाम्पल समझना, जैसे अभी मैं कहूं कि मैं विवेक, दूसरे मास्टर जी साहिल सर, तीसरे मास्टर जी नमन सर, चौथे मास्टर जी हितेश सर, चारों के बारे में अगर हमें अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज जो बाह्य केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं हमें पढ़नी पड़े, तो अभी तो मान लो हम 4 हैं, 4000 इंसान हो, 40,000 इंसान हो, 40 लाख इंसान हो, 40 करोड़ इंसान हो, तो अलग अलग अगर आप इंसानों के बारे में पढ़ोगे कि भाई हर एक इंसान के अंदर दिल होता है, 2 आंख होती हैं, एक नाक होती है, काले या पीले मतलब काले या व्हाइट बाल होते हैं, तो कहने का मतलब अगर आप अलग अलग इंसान के बारे में पढ़ोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति आ जाएगी। तो हमने क्या किया, एक मानव को पढ़ा, एक मानव के अंदर 206 हड्डी होती हैं, बड़ा हो जाता है तो 32 दांत होते हैं, 2 आंखें होती हैं, और ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर एक इंसान के इक्वल, हर एक इंसान के अंदर इक्वल है। सेम टू सेम आ जाओ एलिमेंट्स के ऊपर, तो अभी तक जो कुल ज्ञात एलिमेंट हैं, जो टोटल नोन एलिमेंट है अभी तक, वो है 118। अब इनकी जब अभी तो 118 हैं, पहले कम होंगे, उससे पहले कम होंगे। तो क्या हुआ था कि इनके गुण जानने की जब साइंटिस्टों ने बात करनी शुरू की तो देखा गया कि कुछ के जो गुण होते हैं वो एक जैसे होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनके गुण जो होते हैं एक जैसे होते हैं। ये भी बहुत रिएक्टिव होता है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर देता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब इन्होंने देखा कि यार कुछ के जो गुण या प्रॉपर्टीज होती हैं वो एक जैसी होती हैं, तो इन्होंने दिमाग लगाना शुरू किया कि हम क्या करते हैं, जो एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट हैं उन्हें एक साथ स्टडी कर लेते हैं। अगर हम उनकी एक साथ स्टडी करेंगे तो हमें पढ़ने में आसानी होगी और हमें चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी। और जब उन्होंने ऐसी सेम प्रॉपर्टीज को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले उनके सामने क्वेश्चन आया कि भाई वो किस बेसिस पर प्रॉपर्टीज को डिफाइन करें, क्या तरीका होना चाहिए उनके वर्गीकरण करने का, जो तत्व होते हैं उनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए। जब उनके दिमाग में ये बात आई
और जब उन्होंने इसको स्टार्ट करके टेबल में लगाना शुरू किया तो क्या बन के आई? पीरियोडिक टेबल। सामने आपके एक इमेज आ रही है पीरियोडिक टेबल की, उस इमेज को देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अभी तक कुल ज्ञात एलिमेंट कितने हैं? 118। जो लास्ट का 118वां है उसका नाम है ओगानेसन, OGANESSON। नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से जो मिलते हैं वो होते हैं 98 जो नेचर में मिलते हैं। बाकी जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम, वो होते हैं 20। तो टोटल मिलके कितने हो गए? 118। जो अंतिम 98 वाला नेचर में मिलता है उसका नाम होता है कैलिफोर्नियम। क्लियर है? और ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है ये किसके ऊपर है? ये सेम प्रॉपर्टीज के ऊपर है कि कुछ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं, और अलग अलग साइंटिस्टों ने इसका अलग अलग करना शुरू किया। सर पीरियोडिक टेबल की इमेज लगा दीजिए प्लीज। ठीक है, सबसे पहले जो इसके बारे में बात की उन श्रीमान वैज्ञानिक जी का नाम है डोबरनियर। क्या नाम है बच्चा उनका? डोबरनियर। जो डोबरनियर साहब थे उन्होंने एक त्रिक नियम दिया जिसका नाम हुआ डोबरनियर लॉ ऑफ ट्राइड, TRIAD। ट्राइड का मतलब क्या है कि उन्होंने कुछ तत्वों या कुछ एलिमेंट को 3-3 के ग्रुप में बांटा। कितने कितने के ग्रुप में बांटा? 3-3 के ग्रुप में उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को बांटा। और जब उन्होंने 3-3 के ग्रुप में बांटा तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू किया कि यार इनमें से क्या कुछ की प्रॉपर्टी सेम हो सकती है। अभी देखो आपके सामने एक टेबल आई है। ये जो टेबल है इसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी, इंग्लिश में कहते हैं पीरियोडिक टेबल। कुल देखोगे तो 118 हैं। 118वें का जो सिंबल है वो क्या है? OG अर्थात ओगानेसन। इसमें 1 से लेके 2, 3, 4, 5। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो ये सीधी रेखा चल रही है, मतलब हॉरिजॉन्टल क्षितिज लाइन जो है, जैसे आप क्लास में बैठे रहते हो ना एक लाइन में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो इनको बोलते हैं पीरियड। जो रो होती है इसमें उन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड। और जो खड़े हुए, जैसे आप प्रेयर की लाइन में लगते थे स्कूल में प्रार्थना होती थी सुबह, तो उसमें जो लाइन में लगते थे एक के पीछे एक, उन्हें बोलते हैं ग्रुप। तो 18 ग्रुप हैं अभी, और पीरियड कितनी है? 7। हटा दीजिए सर, पहली वाली स्लाइड लगा दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि इनके ये जो पीरियोडिक टेबल में आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब कैसे हैं? पीरियोडिक टेबल में जो दिखाई दे रहे हैं ये सब कैसे हैं? ये कुछ ना कुछ इनकी प्रॉपर्टीज हैं जिसके बेसिस पर ये लाइन से लगे हुए हैं। अभी आप धीरे धीरे सारा समझ जाओगे, थोड़ी सी शांति बनाए रखिएगा। क्लियर दिखेगा बेटा? रुक जाओ। तो सबसे पहले जो बात की गई इसके बारे में किसने की? डोबरनियर ने। उसने 3-3 के ग्रुप बनाए और उसमें कुछ उसने एक खासियत निकाली जो सब में कॉमन थी। लेकिन फेल क्यों हो गए श्रीमान? क्योंकि उन्होंने कम एलिमेंट के बारे में बताया, सारे के सारे एलिमेंट उनके तरीके से फिट नहीं बैठे। उसके बाद में एक और श्रीमान आए जिन्हें बोला गया न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड्स साहब ने क्या बताया? उन्होंने भी बताया। उन्होंने क्या किया? अरेंज किया। तो उन्होंने देखा कि जो 8वां एलिमेंट होता था वो बिल्कुल पहले जैसी प्रॉपर्टी होती थी। 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें की प्रॉपर्टी पहले जैसी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15वें की प्रॉपर्टी 8वें जैसी। हर एक 8वां जो एलिमेंट होता था वो अपने एक दूसरे को रिपीट करता था। सर सेकंड, तेज तेज लगाइए सर। ठीक है, सेकंड स्लाइड आएगी, पढ़ते रहिएगा, थोड़ा सा समझते रहिएगा। सर बड़े में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाले हैं और ये आपको आज की क्लास कॉन्सेप्ट की है, इसके बाद में सिर्फ तुम्हें रटना है। तो आज की क्लास अच्छे से समझ लो। अभी तक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, क्यों एलिमेंट्स को हमने एक टेबल में लाने की जरूरत पड़ी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सब फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज रीअपीयर एट अ रेगुलर इंटरवल। क्या कहा गया है कि जब किसी मौलिक गुण को आधार बनाकर
एक मौलिक गुण को आधार बनाकर किसी पदार्थों को आपने एक निश्चित क्रम में लगाया है, एक निश्चित क्रम में लगाया है या एक बेसिक अरेंजमेंट किया है, कैसे कि जिनके समान गुण होते हैं, सेम प्रॉपर्टीज होती हैं, वो दोबारा आ जाएं, वो दोबारा आ जाएं, या क्या कह सकते हैं कि वो अपने पहले जैसे को रिपीट करें। आगे आप पाओगे कैसे। बेटा अभी नॉर्मेलिटी मोलिलिटी वो इतने आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एनडीए वगैरह का जो एग्जाम होता है उसका, ये रेलवे के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। क्वेश्चन आता है कि हम क्यों करते हैं ऐसा, क्या जरूरत पड़ी हमें करने की। तो एक तो वही तत्वों के गुण जो होते हैं उनको सही से पढ़ा जा सके, और साथ साथ कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके बारे में अभी हमें ज्ञात नहीं है, तो उनके बारे में भी पता लगाया जा सके। ठीक है सर, नेक्स्ट, उनके बारे में भी पता लगाया जा सके। हां, बाद में धीरे धीरे पूरा पता लगाओगे। मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के ऊपर करा था। बहुत सारी चीजें हैं आज, बिल्कुल सही। एटॉमिक नंबर के बेस पर हेनरी मोजले, मॉडर्न, रुको एक सेकेंड, सब पता लगेगा। तो सबसे पहले कौन आए, डोबर्नियर साहब। 1829 में उन्होंने अपना लॉ ऑफ ट्राइड दिया, त्रिक सिद्धांत, और उन्होंने क्या किया कि 3-3 का एक ग्रुप बनाया, और उस बेसिस पे उन्होंने क्या पता किया कि जैसे उन्होंने सबसे पहला जो ग्रुप बनाया, सर नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिए, जो सबसे और उनका जो ग्रुप लगाने का जो बेसिस था वो था एटॉमिक वेट के हिसाब से। किसके हिसाब से, एटॉमिक वेट। और एटॉमिक वेट के ऊपर उन्होंने क्या देखा कि जो दो एलिमेंट होते थे उनके एटॉमिक वेट को अगर आप ऐड करोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या जाएगा, आपको बीच वाले का एटॉमिक वेट मिल जाएगा। किसका एटॉमिक वेट मिल जाएगा, बीच वाले का। जैसे उन्होंने एक ग्रुप बनाया क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, किसके बेसिस पे उन्होंने डिवाइड किया था, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वाला जो मिलके होता है, एटॉमिक वेट के आधार पर, एटॉमिक वेट कह लो या परमाणु भार के आधार पर, इसके आधार पर इन्होंने क्लोरीन का कितना होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 79.9, आयोडीन का होता है 126.9। उनका क्या कहना था कि अगर आप पहले और लास्ट का जो एटम है इनका एटॉमिक वेट जोड़ोगे, 126 प्लस 9 35.5, 9 5 14 का 4, हंसे लगा 1, 6 1 7 और 5 12 का 2, हंसे लगा 1 2 1 3 और 3 6, 162.4। और इसको अगर आप दो से निकालोगे, मतलब आप क्या निकालोगे, मीन या औसत, तो क्या आएगा, लगभग 81 कह सकते हैं, लगभग इसके बराबर आएगा। ये 80 या 81 के इक्वल है। तो कहने का मतलब था कि अंतिम दो का जो एटॉमिक वेट होता था उसका औसत या उसका जो मीन होता था वो किसके बराबर होता था, बीच वाले के बराबर होता था। नेक्स्ट स्लाइड सर। इसमें इन्होंने 4 ग्रुप बनाए, एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, एक कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का, एक सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम का, और एक लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का। तो इसमें खासियत दिख रही है ना कि वे लास्ट के दोनों पहले के बीच में, लास्ट के दोनों, पहला और लास्ट का जो होता है उसका जो एटॉमिक भार होता है उसका अगर औसत या मीन निकालते हैं तो मध्य या बीच वाले के इक्वल आता है। तो इसके बेसिस पे इन्होंने सबसे पहले निकालने की कोशिश की। अब ये फेल क्यों हो गया, ये फेल इसी कारण से हो गया क्योंकि इसमें कम एलिमेंट के बारे में बताया गया था। जितने एलिमेंट उस समय ज्ञात थे उन सब के बारे में इसमें बात नहीं की गई थी। फेल हो गया। अगले साइंटिस्ट, बड़ा कर दीजिए सर। अगले साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम था न्यूलैंड्स। तो उन्होंने अपना नया नियम दिया जिसको बोला गया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने अपने 1864 में दिया। अपने अष्टक नियम में क्या बताया कि जब हम एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में लगाते हैं, एटॉमिक वेट परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, तो हर एक 8वां जो एलिमेंट है, हर एक 8वां तत्व जो होता है उसकी प्रॉपर्टी पहले जैसी होती है, पहले के जैसी होती है। किसके जैसी होती है, पहले के जैसी। इसके आधार पे देखो उन्होंने हाइड्रोजन, लिथियम, तब तक बेरिलियम का ज्ञात नहीं था तो उसका उन्होंने जी मान के तीसरा किया। सर कैसा लगाया है टेढ़ा मेढ़ा,
आधा आधा करके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वैसे कीजिए, वैसे जो ऊपर से करते हैं ना, एक्स को जो परसेंटेज बढ़ाते हैं वैसे कीजिए इसको परसेंटेज में। ऐसे नहीं आएगा, परसेंटेज में बढ़ाइए वहां से वैल्यू को। 200 जितनी भी है ना उसको थोड़ा सा बढ़ा दें। हाँ ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके लगा दीजिए आधा। तो इन्होंने क्या कहा सबसे पहले, हाँ बेटा एक सेकंड फुल में लगवा रहा हूं। तो जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट अरेंज करते हैं तो हर एक आठवां वाला किसके जैसा लगता है, पहले जैसा। और उन्होंने किस किस को अरेंज किया, उन्होंने हाइड्रोजन लिथियम इन सबको देखो हाइड्रोजन पहला, लिथियम दूसरा, इसका बेरिलियम का तीसरा लिया, बोरोन का चौथा, कार्बन का पांचवा, नाइट्रोजन 6, इसको 7 पे रखा, फ्लोरीन को 8 पे रखा। ये एटॉमिक वेट के हिसाब से इन्होंने भी किसको आधार बनाया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या बढ़ता हुआ परमाणु भार। फिर नीचे का दिखा दीजिएगा सर, परमाणु भार। देखो फ्लोरीन 8, सोडियम 9, मैग्नीशियम 10, एल्यूमिनियम 11, सिलिकॉन 12, फास्फोरस 13, सल्फर 14, क्लोरीन 15, पोटेशियम 16, कैल्शियम 17, क्रोमियम। अब देखो यहां पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इनकी प्रॉपर्टीज देखो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सर इसको हटा दीजिए, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हो गई, पहले जैसी। फिर अगर आप इसको पहला मान रहे हो, अगर आप यहां से इसको पहला मान के चल रहे हो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फ्लोरीन और क्लोरीन की एक जैसी प्रॉपर्टी होती है ना, इनका सबका -1 लेने की क्षमता होती है। और ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये इनका क्या है, एटॉमिक वेट, एटॉमिक इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अगर आप इसको पहला मान रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम टू सेम होती है नहीं होती है। तो कहने का मतलब इनका जो नियम था ये ऑक्टेव नियम है। जैसे सारे गामा पा धा नी सा रिपीट करता है, फिर सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा, इसी तरह पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसकी आठवें की प्रॉपर्टी कैसी होती थी, पहले जैसी होती थी। लेकिन यह भी दुर्भाग्यवश फेल हो गया। इसका फेल होने का कारण क्या था कि इस तरीके से कुछ ही तत्व लगाए जा सकते थे, ज्यादा तत्व नहीं लगाए जा सकते थे। दूसरा कारण क्या था इसके फेल होने का, नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरा कारण क्या था बच्चे इसका फेल होने का, कि एक तो कुछ लगाए जा सकते थे और कुछ में भी कुछ का इन्होंने एटॉमिक वेट बोला तो भाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है, बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन कुछ का देखा गया कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में इन्होंने लगा रखा है। मतलब जो भारी है वो पहले लगा रखा है और जिसका वजन कम है वो बाद में। तो न्यूलैंड्स का लॉ भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब आ जाते हैं हमारे फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिन्हें हम कहते हैं दिमित्री मेंडलीफ। तो मेंडलीफ रशिया के रहने वाले थे। 1869 में उन्होंने सबसे पहले 1869 में, जिस साल श्रीमान महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, उस साल उन्होंने सबसे पहले अपना नियम बताया। जो आज की पीरियोडिक टेबल आपको दिखती है, ग्रुप और पीरियड्स, वर्ग और आवर्तों में बटी हुई, उसका सबसे पहले किसने दिया था, उसका सबसे पहले श्रीमान मेंडलीफ जी ने ही दिया था, दिमित्री मेंडलीफ। बेटा क्या बाउंस हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसको मैंने बोला था पीरियोडिक टेबल को पढ़ के आना। पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें आप एलिमेंट्स को, जितने भी एलिमेंट होते हैं दुनिया में, तत्व होते हैं, उन सबका आपने वर्गीकरण किया, उसको उस टेबल में रखा और उस टेबल में जो रखा, जिस तरीके से वो रखे हुए हैं, उनका एक नियम है, एक रूल है। वो रूल कैसे बना उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले डोबरनियर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 3-3 को ग्रुप्स में अरेंज किया। फिर कौन आए, न्यूलैंड्स ने 8-8 के ग्रुप में अरेंज किया। अब कौन आ रहे हैं, दिमित्री मेंडलीफ। लगा दीजिए कौन आ रहे हैं, दिमित्री मेंडलीफ। सर इससे पहली वाली, हां, मेंडलीफ जो थे रशिया के रहने वाले थे, इन्होंने भी किसको आधार बनाया, इन्होंने भी अपनी क्लासिफिकेशन में एटॉमिक वेट को ही आधार बनाया। किसको आधार बनाया, एटॉमिक वेट को। और इन्होंने क्या कहा कि उस समय जब इन्होंने बनाया, उस समय 63 एलिमेंट थे,
इन्होंने पीरियड और ग्रुप्स में बांटा। किसमें बांटा? पीरियड्स और ग्रुप्स। जो ये हॉरिजॉन्टल रो होती है इस तरह से, ये जो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कतारें होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पीरियड। तो उनकी जो ये पीरियड थे उस समय थे 9। और इस तरह से जो होते हैं कॉलम, ये जो कॉलम होते हैं इन्हें बोला गया उन्होंने ग्रुप्स। तो उन्होंने जितने भी एलिमेंट उस समय ज्ञात थे लगभग 63, उनको कुछ पीरियड और कुछ ग्रुप, जिन्हें हिंदी में कहते हैं वर्गों में बांटा। पीरियड उनके बने 7। तो ये जो ग्रुप, ये जो पीरियड और ग्रुप में बांटने वाली टेबल होती है, इसी को हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक टेबल। इसीलिए जो मेंडलीफ हैं इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्योंकि इन्होंने, पीरियड माने होता है कुछ समय बाद जो रिपीट करती हैं, अपने आप को दोबारा पहले जैसी बनाती हैं, गुण जो पहले जैसे होते हैं। तो उसमें मेंडलीव का योगदान भी क्या था? उन्होंने एटॉमिक वेट के आधार पर बनाया। उस समय 63 ज्ञात थे। नेक्स्ट सर, तो उसमें क्या था कि 63 में उन्होंने कुछ को 9 आवर्त और 7 ग्रुप्स में बांटा। और किसके आधार पर? एटॉमिक वेट के आधार पर। और उसमें कुछ कमी निकली और कुछ अच्छाइयां भी निकली। अच्छाइयां कैसी कैसी निकली? कि सबसे पहले नए जो एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका डिस्कवरी तब तक नहीं हो पाई थी, खोज तब तक नहीं हो पाई थी, उन्हें बाद में खोजा गया। तो उसके लिए उन्होंने स्पेस दे दिया। अपने 63 में ही कुछ ज्ञात नहीं थे, या उन्होंने क्या दे दिया? उसके लिए कुछ स्पेस खाली कर दिया। दूसरी बात, इसमें एक कमी क्या थी कि जो एक्रिय गैस होती है, नोबल गैस, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था कि नोबल गैस नाम की भी कोई चीज होती है। तीसरी चीज, हाइड्रोजन की जगह तय नहीं कर पाए थे। हाइड्रोजन को इन्होंने 2 जगह रखा, पहले में भी, लास्ट के ग्रुप में भी। बोले यार हाइड्रोजन कहां रखें, यह भी तय नहीं कर पाया, क्योंकि हाइड्रोजन का जो बिहेवियर होता है वो 2 तरीके से होता है। तो इसलिए वो कभी इलेक्ट्रॉन दान कर देती है, कभी एक्सेप्ट कर लेती है। तो इन्होंने उसकी जगह नहीं पता लगा पाए। उसके बाद में इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के हिसाब में इंक्रीज किया था। लेकिन कुछ के बीच में, जैसे कोबाल्ट और निकिल, तो इन्होंने क्या किया था? जो भारी होता है उसको पहले रख दिया था। जबकि इन्होंने अरेंज कैसे किया था? अरेंज तो इन्होंने किया था बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन कोबाल्ट, निकिल, इसी तरह आयोडीन के केस में इन्होंने जिनका वेट कम था उसको बाद में रखा, और जिसका वेट ज्यादा था उसको पहले। बता नहीं पाए, ऐसा क्यों? एक और इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट लगा दीजिए सर, कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी नहीं पता लगा पाए कि भाई मेटल कहां रहेंगे, नॉन मेटल कहां रहेंगे। मेटल और नॉन मेटल के बीच में भी पता नहीं लगा पाए। इनकी जो टेबल थी उसमें जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं, पीरियड्स, वो कितने थे? 9। और जो वर्टिकल कॉलम होते हैं वो कितने होते थे? 7। उस समय जो नोन एलिमेंट थे वो थे 63। और एक सबसे इंपॉर्टेंट कमी जो थी इनकी टेबल में वो थी कि आइसोटोप्स की कोई जगह नहीं थी। आपको पता है कि अगर एटॉमिक वेट होगा, अगर क्या होगा? एटॉमिक वेट, परमाणु भार, तो आइसोटोप्स मिलेंगी। जैसे कार्बन की 12, 13, 14 मिलता है ना। अब देखो, इसका 12, इसका 13, इसका 14, तो इसका मतलब कार्बन तो 3 जगह आना चाहिए। लेकिन इन्होंने कार्बन 1 जगह, और यह भी नहीं बताया कि आइसोटोप्स कहां जाएंगी। आइसोटोप्स के लिए कोई प्लेस निर्धारित नहीं की, कोई स्थान निर्धारित नहीं किया। तो यह भी क्या थी? इनकी कमी निकल के सामने आई। तो इस तरीके से इनका भी जो था उसमें भी सुधार की गुंजाइश थी। और इस सुधार की गुंजाइश को पूरा किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, हेनरी मोजले, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, हेनरी मोजले। उन्होंने इसको पूरा किया। उन्होंने क्या किया? ये जो कॉन्सेप्ट अभी तक चला आ रहा था एटॉमिक वेट का, इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया और इसकी जगह क्या ले आए? इसकी जगह ले आए एटॉमिक नंबर। उन्होंने कहा कि भाई अभी तक आप एटॉमिक वेट के ऊपर चल रहे हो, उसको बदलो और क्लासिफिकेशन किसके ऊपर करो? एटॉमिक नंबर के ऊपर, परमाणु क्रमांक के ऊपर। हेनरी मोजले ने 1913-14 में सबसे पहले दिया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। एटॉमिक क्रमांक के ऊपर, एटॉमिक नंबर के ऊपर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई और उसके आधार पर इन्होंने बताया कि पीरियड होते हैं 7। पीरियड तो इन्होंने भी 7 दिए। कितने दिए?
7 और ग्रुप्स जो थे इनकी में थे 18। तो अभी देखिए ये भी फेल हो गई क्योंकि एटॉमिक वेट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी और इसको सॉल्व किसने किया? एटॉमिक नंबर ने। एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन के आधार पर बांटा तो एक सारणी निकल के आई, बेसिस क्या था इनका? एटॉमिक नंबर। और इन्होंने क्या बताया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो किसका फंक्शन होती हैं? वो किसका फंक्शन होती हैं? वो होती हैं एटॉमिक नंबर के। जितनी भी भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वो परमाणु संख्या के ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। और इसी के बेसिस पर उन्होंने आगे अपने पूरी टेबल को डिफाइन किया जिसमें पीरियड कितने थे? 7, ग्रुप्स कितने थे? 18। जो बेटा ये पीरियड होते हैं ये बताते हैं नंबर ऑफ शेल। किसको बताते हैं? नंबर ऑफ शेल, मतलब कक्षों की संख्या। कैसे? जैसा पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड, उसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। तो मुझे ये बताओ हाइड्रोजन के लिए तो सिर्फ एक शेल चाहिएगा ना। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो एक शेल से पूरा हो जाएगा, K से। इसी तरह हीलियम का किससे हो जाएगा? ये भी 1 से हो जाएगा, उसमें भी 2 आएंगे। अब दूसरे पीरियड की बात कर लो। किसकी बात कर लो? दूसरे पीरियड की। जो पीरियड होते हैं उसमें हमने कहा किसके बेसिस पर होते हैं पीरियड? नंबर ऑफ सेल, जिन्हें हम आवर्त बोलते हैं। 7 आवर्तें वो क्या होते हैं? ये बताते हैं कक्षों की संख्या, नंबर ऑफ शेल्स। अब देखो सेकंड पीरियड, जो सेकंड पीरियड में है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 एटॉमिक नंबर होता है। होता नहीं होता है? इसको कितने की जरूरत होती है? 2 शेल की। भाई 2 और 1। इसको भी कितने की जरूरत होती है? 2 शेल की। 2 और 2 K और L। इसको भी कितने की होती है? 2 और 3 K और L। इसको भी K और L की। इसका मतलब जो सेकंड शेल होती है उसमें कितने शेल होते हैं? सेकंड जो ये पीरियड होता है 2। थर्ड में कितने होते होंगे? 3। चौथे में कितने होते होंगे? 4 K L M N। इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये कहां तक पहुंच गए? 7। कितने हो गए ये? 7। समझ गए? नेक्स्ट आ जाता है, अरे आप पढ़ाई पे ध्यान दो, जो जिससे बात कर रहा है करने दो। सर देख लो एक दो को जो मतलब उल्टा सीधा कुछ बात कर रहा हो या आपस में बात कर रहे हो उनको ब्लॉक कर दो, लड़की हो या लड़का, जरा भी रहम मत करना, ठीक है। ये किसके पीरियड होते हैं? पीरियड क्या दिखाते हैं? नंबर ऑफ शेल। जो ग्रुप्स होते हैं जिसे हम वर्ग बोलते हैं, वर्ग दिखाते हैं बेटा सेम आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये क्या होगा? सेम होगा। कैसे का कैसे समझो। जो पहला ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप, इसमें एलिमेंट आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। समझना इसको। पहला हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1 है, नहीं है। लिथियम, लिथियम का क्या है? 2 और 1, क्योंकि 3 होता है। बाह्यतम की बात कर रहा हूं मैं। देखो लिथियम के बाद में क्या जाता है? पहले ग्रुप में सोडियम। सोडियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 11। अगर हम इसको लगाएंगे तो देखो इसमें 1 सेल चाहिएगा, इसमें 2 सेल क्योंकि सेकंड ग्रुप है, और ये थर्ड ग्रुप है, इसमें कितने सेल चाहिए? 3। तो 2 8 1। देखो सबका अंतिम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 1 1, या ये कह सकते हैं सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, या ये कह सकते हैं कि इनकी वैलेंसी सेम होती है। तो इसके आधार पर किस में लगाया जाता है? वर्ग में, ग्रुप्स में। ग्रुप्स कितने होते हैं टोटल? 18, 1 से लेके 18 तक। लेकिन अगर आप देखोगे उसमें तो आपको 8 इस तरह से मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कितने मिलेंगे? 18। नेक्स्ट लगाइए सर। अब इसमें जितने भी ये पीरियड होते हैं इसमें अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, जैसे पहले में, दूसरे में, तीसरे में। सर नेक्स्ट स्लाइड। हां, ये समझ में आ रहा है ना जो भी बताया? तो ये जो पीरियड होते हैं, पीरियड बताते हैं कितने नंबर ऑफ शेल हैं, और जो ग्रुप होते हैं ये बताते हैं बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है।
लाइक वाइक करने का मन नहीं है तुम लोगों का? है 4-4 घंटे पढ़ के 1 घंटे की क्लास आ रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवाया जा रहा है, आप अपने नोट्स बनाते रहना, ये सब काम आएंगे। सिर्फ उससे बात कर रहा हूं मैं जो सीरियस है पढ़ाई के लिए, जो मस्ती करने आए हैं या जिन्हें किसी का कोई परवाह नहीं है, उसके लिए क्लास नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है हर एक पीरियड में? वो होता है एक बेस क्षार, और जो अंतिम एलिमेंट होता है वो क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस, पीरियड मतलब एक इनर्ट गैस। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर होता है। नेक्स्ट लगाइए सर। इसमें एक और चीज लिख लीजिए कि कौन से पीरियड में कितने होते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, मतलब 2 तत्व एलिमेंट। सेकंड में 8, तीसरे में भी 8, चौथे पीरियड में बता रहा हूं कितने पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं। चौथे में भी 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में बाकी अलग जितने होते हैं। ये होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन पीरियड्स। बेटा यकीन नहीं करोगा कोई, जितने आप लोग आते हो ना लाइव, कतई मन नहीं करता। 4 घंटे 8 बजे मुंह भी नहीं धुला, उठते ही रात की क्लास 2-3 बजे खत्म की, उठते ही आपके लिए हिंदी इंग्लिश में बनाने बैठ गया, लिखने बैठ गया। थ्योरी है मेरा, ये नहीं कहें कि सर थ्योरी कुछ नहीं लिखा रहे, जो इनके इन लोगों तक कुछ भी बैठ जाए। 12 बजे तक पेन हाथ में था, कम से कम 8 पेज तो ये लिखे और 4 पेज लिखे क्वेश्चंस के। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, कतई लाइक मत कीजिएगा और कतई शेयर मत कीजिएगा, पाप वो लग जाएगा, वरना पाप शेयर वेयर करने से। चलो भावना मत रखो पढ़ने की जरा भी। चलिए नेक्स्ट क्या आ जाता है सर? नेक्स्ट स्लाइड। तो पहले ग्रुप का मैंने आपको बता रखा है कैसा होता है, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट ठीक है। इसका मतलब जितने, इनका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। वैलेंसी क्या होगी? सेम होगी। जैसे अब इसमें एक चीज नोट कर लो, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं बेटा, जैसे मानो किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो उन चीजों को हम क्या कहते हैं? मेटल। और दूसरे जो होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन मेटल। तो देने वाले को मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? नॉन मेटल। नेक्स्ट, एक होते हैं मेटेलॉइड्स। एक क्या होते हैं बच्चा? मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टी होती है कि इनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। कुल मेटेलॉइड्स 8 होते हैं और पीरियोडिक टेबल में ये जिग जैग लाइन से दिखाए जाते हैं। पीरियोडिक टेबल में किससे दिखाई जाते हैं? जिग जैग लाइन। एक आपको दोबारा पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो टेढ़ी मेढ़ी लाइन सी होगी। लेफ्ट में उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ होते हैं मेटल्स, और उसके दाएं हाथ की तरफ क्या होते हैं? नॉन मेटल। बीच में होते हैं मेटालॉइड। 8 होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और एस्टेटीन। नेक्स्ट सर, 8 होते हैं मेटालॉइड और ये जिगजैग लाइन से दिखाए जाते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है पीरियोडिक टेबल को जब आप अच्छे से स्टडी करोगे और आप पता लगाओगे कि कौन सा मेटल कहां होते हैं, या जो मेटल के अंदर धातु की प्रवृत्ति होती है उस पर क्या असर पड़ेगा अगर हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। मतलब जब आप अध्ययन करोगे पीरियोडिक टेबल में से चीजों के गुण निकालने की कोशिश करोगे, तो आपके सामने चीज आएंगी जिन्हें आप बोलोगे ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की प्रवृत्तियां, और ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कुछ समय बाद रिपीट होती हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 आ जाती है बेटा वैलेंसी। सबसे नंबर 1 क्या आ जाती है? वैलेंसी। तो आपको स्लाइड में अच्छे से दिख रहा होगा कि जो वैलेंसी होती है, अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो, लेफ्ट से राइट की तरफ, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाते हो, तो जो वैलेंसी होती है उसका क्या होता है? देखो ध्यान से और बताओ क्या होती है। वैलेंसी घटती है बढ़ती है? तो देखो जब आप किसी पीरियड में, पीरियड क्या होता है? आवर्त आपके सामने आ रहा है। जैसे मैंने तीसरे आवर्त का एग्जांपल लिया है, 3rd पीरियड,
उसमें है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। आप देखो बच्चा कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां पे जाके खत्म हुई है? 8 पे जाके खत्म हुई है। आर्गोन के अंतिम कक्षा जो है आर्गोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उसके जो अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 8 हैं। इसका मतलब कि बढ़ती है और वैलेंसी पहले मतलब वैलेंसी क्या होती रहती है? बढ़ती रहती है फिर घटती रहती है। 1 2 3 4 फिर 4 से कम होती रही, 3 2 1 0। तो वैलेंसी क्या होती है बच्चा? पहले घटती है, पहले बढ़ती है 1 2 3 4, फिर 3 2 1 0, बाद में घटती है। और जो अंतिम साइड में आपको मिलेंगी वो सारी निष्क्रिय गैस होंगी, नोबल गैस होंगी। उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो अंतिम शेल होगा अष्टक, ऑक्टेट, वो कंप्लीटली फुल होगा। ग्रुप में, नेक्स्ट स्लाइड सर, ग्रुप में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जो ऊपर से नीचे ग्रुप में चलते हो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो सोडियम की वैलेंसी 1, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम में 2, पहले बढ़ा फिर बाद में देखोगे कार्बन के बाद इसके सिलिकॉन के बाद में तो फास्फोरस में घट गया 3, फिर और सल्फर में घट गया 2, क्लोरीन में और घट गया 1 और उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 0। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नोबल गैस में जाके कितने हो गए? आर्गन में 0। उसके बाद में आ जाता है एटॉमिक साइज। सेकंड प्रवृत्ति जो होती है वो होती है बच्चा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज कह दो, एटॉमिक रेडियस कह दो या परमाणु का आकार। तो असल में बात आती है सर ये एटॉमिक रेडियस होता क्या है? तो बच्चा न्यूक्लियस से लेके अंतिम ऑर्बिट जो है, अंतिम शेल, न्यूक्लियस से लेके केंद्रक नाभिक से लेके जो अंतिम शेल तक की रेडियस होता है या लेंथ होती है उसी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। देखो मैंने बता भी रखा है आर, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट के बारे में। तो जो पीरियड होते हैं उसमें एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। सर इसको हटा दीजिए, सर एक साथ क्यों लगा दिया आपने? पिछले इसको हटा दीजिए, मैं बता रहा हूं, समझो, देखना मेरी बात। सोडियम, मैग्नीशियम और उसके बाद में जो हमने लिया था एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इसकी बात करते हैं बच्चा। सोडियम में 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12, प्रोटॉन 12, इसमें 13, इसमें 14, इसमें भी 13, सॉरी, प्रोटॉन, ये क्या है? प्रोटॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन 14 और प्रोटॉन भी कितने बेटा? 14। अब बात समझना, मैंने क्या कहा? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? पहले वाले से लास्ट जो न्यूक्लियस होता है उससे अंतिम ऑर्बिट तक की दूरी। अब क्या होगा? यहां से यहां तक देखते रहना। 11 से इलेक्ट्रॉन बढ़ के कितने हो गए? 12, 12 से 13, 13 से 14। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में खिंचाव भी बढ़ रहा होगा। भाई ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन, आपको पता है एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, प्लस माइनस होते हैं। तो जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन हो जाते हैं तो वो आपस में ज्यादा खिंचाव लगाते हैं, ज्यादा फोर्स लगाते हैं। और ज्यादा फोर्स लगाने की वजह से जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हो, इस तरह से चलते हो लेफ्ट टू राइट, तो क्या होता है? एटॉमिक रेडियस कम होता रहता है, छोटा होता रहता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है ये बाहर वाली कक्षा को ज्यादा तेज अपनी तरफ खींच रहा होता है। तो एटॉमिक रेडियस जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहे जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और वो छोटा हो जाएगा। जबकि अगर आप डाउन ग्रुप में नीचे की तरफ चलोगे, ग्रुप में नीचे की तरफ, तो आपको पता है पहले क्या होगा? जैसे लिथियम में कितने शेल होते हैं? 2, K और L। जब आप सोडियम में पहुंचोगे तो कितने हो जाएंगे? 2 8 1 3 हो जाएंगे, KLM, मतलब पहले 2 हैं, ये न्यूक्लियस मान लो, पहले K और L, फिर क्या हो गया? 3 हो गए। भाई ये हो गया न्यूक्लियस KLM। अब अपने आप देखो एक नया शेल ऐड हो गया, एक नई कक्षा जुड़ गई। तो इसका मतलब जब आप नीचे चलते हो ग्रुप में, टॉप टू डाउन या टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक रेडियस
बढ़ता है या एटॉमिक का साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज, परमाणु का साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि एक नई कक्षा जुड़ती जाती है, फिर KLMN, फिर KLMNO, तो जैसा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट स्लाइड। तुम एक काम करो, अपने आपस में कर लो कितने फास्फोरस होते हैं, क्योंकि तुम्हें हेनरी मोजले तुम ही बनोगे। अरे पढ़ लो भैया, पढ़ने दो दूसरों को, तुम्हें ना पढ़ना, तुम ज्यादा वैज्ञानिक केमिस्ट हो रहे हो तो बाबू तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम दूसरों का तो नुकसान मत करो। यहां जी निकल गया पढ़ाते पढ़ाते लिखते लिखते, और तुम यहां मजे ले रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। क्या हुआ कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, एक किसी परमाणु के अंदर से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको कम से कम ऊर्जा की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? हटा दो सर, आयनन एनर्जी या आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे होती है आयोनाइजेशन एनर्जी? अरे लाइक कर दो सब लोग, तुम पाप के भागीदार बन रहे हो, समझते नहीं हो। मेरे साथ पाप लगता है। जितने भी तुम लोग डिसलाइक या मतलब लाइक नहीं करते हो, डिसलाइक वालों को तो कुछ नहीं, लाइक शेयर करते रहा करो भाई, थोड़ा मोटिवेशन बनता रहता है। अभी तुम्हें बहुत पढ़ना है, अभी तो हाफ भी कंप्लीट नहीं हुआ, आधे से ज्यादा 30% कंप्लीट हुआ है, 70% सिलेबस करना है मेरे साथ। नेक्स्ट क्या आ जाता है बच्चा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब सोचो भाई, ये सोडियम है, ठीक है, तो ये हो गया 2, 8 और 1, एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा चाहिएगी। अगर आपके यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 2, जैसे मैग्नीशियम, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो आपको ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, नहीं चाहिएगी बच्चा? तो इसका मतलब कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, यहां पे सोडियम, यहां पे मैग्नीशियम, जब आप लेफ्ट से राइट किसी पीरियड में चलोगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ जाएगी। क्लियर है? सामान्यता बढ़ती है, लेकिन कुछ होते हैं एक्सेप्शन भी होती हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड, जिनमें ये थोड़ी सी कम भी होती है, और जब आप ग्रुप में चलोगे तो ये घट जाएगी। क्यों हो जाएगी डिक्रीज? क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहां पे एक सेल, जैसे लिथियम के लिए 2 K और L, जैसे ही आप सोडियम में पहुंचोगे तो कितने हो जाएंगे? KLM, मतलब 3 शेल। और भाई इनके और इनके बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि दूरी बढ़ जाएगी। तो आपको अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे तो आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी या कम ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा, प्रोटॉन दोनों ज्यादा फोर्स लगाएंगे, इसलिए आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो जब आप पीरियड में चलते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, और जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हो तो एटॉमिक साइज या रेडियस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्सेप्शन आपको बता रखे हैं कि बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है, जबकि बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए। वो बेटा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की वजह से होती है। नेक्स्ट सर, इसी तरह जो 15वें ग्रुप के होते हैं उनकी 16वें वालों से ज्यादा होती है, जैसे नाइट्रोजन की इनसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन वगैरह से। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेसिटी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन हासिल करने की क्षमता। सर इससे पहले की बात आगे होगी, अब ज्यादा तो आगे नहीं चलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये क्या होती है? जब आप किसी को एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, जैसे आपने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो एनर्जी निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। या इसको सिंपल भाषा में कर लो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है, नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है उसे भी आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह सकते हो। तो सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन को लेने की ताकत होती है, जिसको सबसे ज्यादा आनंद आता है दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेने में, वो होती है क्लोरीन। सबसे ज्यादा किसकी है? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या सबसे आसानी से जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो होता है क्लोरीन। और ये 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। जब आप पीरियड में चलोगे तो ये बढ़ती है,
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है। देख लो भाई, क्लोरीन आएगा, फिर बाद में क्लोरीन के बाद में तो क्या होता है, नोबल गैस आ जाते हैं, वो तो लेते नहीं है। तो जो नोबल गैस होती हैं, जो नोबल गैस होती हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, 0। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसकी एनर्जी जो होगी इलेक्ट्रॉन लेने पर वो नेगेटिव होगी। कहने का मतलब अगर आप उसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाए, जैसे क्लोरीन का 17 होता है, एक इलेक्ट्रॉन देने पर 18 हो जाएगा, तो जो उसमें से एनर्जी निकलती है, तो वो जो एनर्जी होती है उसे हम नेगेटिव बोलते हैं, मतलब नेगेटिव होती है वो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू 0, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। पॉजिटिव किसकी होती है, मेटल्स की, सोडियम वगैरह की, और 0 किसकी होती है, नोबल गैस की, क्योंकि उनका तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुल होता है, वो तो किसी से लेती नहीं है। और नेगेटिव किसकी होती है, जैसे कि क्लोरीन, हाईएस्ट कौन होता है, क्लोरीन। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सतेज कराइए। नेक्स्ट क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बच्चा, आपने किसी से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, आपने किसी से इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, जैसे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन को किससे शेयर किया, फ्लोरीन से किया, या फ्लोरीन ने किससे किया, हाइड्रोजन से। HF हाइड्रोजन फ्लोराइड बनती थी। तो एक बात बताओ, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता था ना, हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होते थे उनको अपनी तरफ खींच लेता था, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। तो इसीलिए तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ खींच लेता है, उस क्षमता को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन के अंदर ये सबसे ज्यादा ताकत होती है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है या दूसरे को इलेक्ट्रॉन देने पे मजबूर कर देता है। यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर फिर वो जब दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसकी एफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों होती है, तो बेटा उसके स्मॉल साइज की वजह से। फ्लोरीन का थोड़ा सा साइज छोटा होता है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन में नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, उसमें KLM की जरूरत पड़ती है, जबकि फ्लोरीन में सिर्फ K और L होता है, तो इसलिए वो अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन खींचने की शक्ति अपनी तरफ ज्यादा होती है, इसीलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी सबसे ताकतवर है, मतलब दूसरे से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा माहिर है। तो पीरियड में चलोगे तो बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन बाद में आता है, और ग्रुप में ऊपर से नीचे घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता। नेक्स्ट आ जाता है साथियों मेटेलिक करैक्टर, धातु प्रकृति। तो जो लेफ्ट हैंड पे होते हैं, बाएं हाथ पर होते हैं, वो सबसे ज्यादा मेटल होते हैं, मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो होंगी धातु मेटल। तो इधर देख लो लेफ्ट हैंड पे कौन से होते हैं, सोडियम होता है, लिथियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होते हैं। तो जो उल्टे हाथ की तरफ मिलेंगे वो होते हैं मेटल, जो सीधे हाथ की तरफ होती है क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं, कार्बन, नॉन मेटल। और मेटेलिक करैक्टर ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो बढ़ेगा, ग्रुप में चलोगे ऊपर से नीचे, और पीरियड में घटेगा। सिर्फ मेटेलिक करैक्टर और एटॉमिक रेडियस घटता है पीरियड में, और बाकी चीजें बढ़ती हैं, आगे जाके और पता चलेगा। नेक्स्ट, तो लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा मेटल होंगे, राइट हैंड साइड में नॉन मेटल। इसी तरह नॉन मेटल आ जाता है जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं, नाइट्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये आराम से क्या कर लेते हैं, दूसरे को गेन कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं बच्चे, इसमें मेटेलिक करैक्टर पीरियड में बढ़ता है धीरे धीरे। भाई अगर मेटेलिक करैक्टर घटेगा तो नॉन मेटेलिक जो होगा, अधातु प्रकृति, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। इसलिए क्लोरीन तक पहुंचते पहुंचते काफी अधातु या नॉन मेटल करैक्टर आ जाता है। और अगर ऊपर से नीचे देखोगे ग्रुप में तो घटेगा। अब मैंने लास्ट स्लाइड में क्या किया है, इनको एक जैसा लगा दिया है। ग्रुप से पहले देखो, ग्रुप में देखो तो ग्रुप में देखने को आपको पता चलेगा कि एरो एरो दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, एरो। एरो में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो ऊपर से नीचे जाने पर, एक लेफ्ट साइड में एरो नीचे की तरफ जा रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बाकी चीजें घटती हैं, क्योंकि एरो, बाकी जो तीनों एरो हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ऊपर वाले ज्यादा नीचे वाले कम। तो समझ लेना
कि ग्रुप में अगर आप टॉप से बॉटम, टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे जाते हो तो नए शेल, नई कक्षा जुड़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, बाकी चीजें क्या होती हैं, घटती हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घटती है, एफिनिटी भी घटती है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी घटती है। दूसरी तरफ अगर आप पीरियड में देखोगे तो सेम टू सेम इसमें होता है, तीनों चीजें लेफ्ट टू राइट जाने में बढ़ेंगी और बाकी एटॉमिक रेडियस क्या होगा, घटेगा। और अगर मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो वो भी घटेगा। तो इस तरीके से याद रख लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की ऊर्जा, और दूसरे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की ऊर्जा, और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि किस तरीके से वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये तीनों की तीनों लेफ्ट टू राइट बढ़ती हैं। ये सारे नोट्स को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरी बुक पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। तो किसी की मेहनत की थोड़ी परवाह किया करो, ये आप लोगों के लिए। अगर आप मेहनत करना छोड़ दोगे तो मैं आपसे पहले छोड़ दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं 4 घंटे आपको हिंदी इंग्लिश में लिख के सब कुछ बताऊं। तो अब आ जाता है क्वेश्चन बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से कुछ क्वेश्चन बताइए। अरे यूपी पुलिस का क्लास चलता है रात में, चलता है बेटा रात में यूपी पुलिस का क्लास 11 बजे। अब बेटा ये इतने इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट है, पढ़ के आया करो थोड़ा सा। कल आप लोगों को एसिड बेस पढ़ के आनी है, अम्ल और क्षार। होमवर्क लिख लो, अम्ल और क्षार, एसिड और बेस। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आपको इनमें से 3 के बारे में 4 बता रखे हैं, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, हीलियम और सोडियम। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, जल्दी बताइए। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा किसकी है? और आयनन ऊर्जा क्या होती है? किसी से इलेक्ट्रॉन निकालने की ऊर्जा। अगर आपको किसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे इलेक्ट्रॉन निकालने में लगेगी, फटाफट से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? और तुम लोगों ने कर दिया मजाक। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में जो ऊर्जा खर्च होगी। और जिसके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा सबसे ज्यादा तो उसी में खर्च होगी हीलियम। अरे हीलियम में तो लास्ट के जो सेल होता है, के शेल होता है, उसमें कितनी होती है? इकलौती होती है, नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा बेटा हीलियम। हीलियम बिल्कुल क्या है? लाइट चली गई है थोड़ा सा, लेकिन आप आंसर दे दो। आ गई लाइट, ठीक है, आ गई। बताइए फटाफट बेटा। देखो ये जो है हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है अगर किसी का ऑक्टेट या जिसका जो लास्ट शेल होता है वो कंप्लीटली फुल रहता है, लास्ट शेल क्या होता है? कंप्लीटली फुल। अरे नहीं, आ गई। जो लास्ट शेल होता है वो क्या होता है? कंप्लीटली फुल। तो इसी में से तो आपको सबसे ज्यादा एनर्जी निकालने की जरूरत पड़ेगी। अरे फ्लोरीन में क्यों पड़ेगी, नाइट्रोजन में क्यों पड़ेगी, सोडियम में तो आराम से निकल जाएगा। जिसका जितना ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही ज्यादा तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक को लगा दीजिए सर। कभी भी सोच के आंसर नहीं दिया। अब मैं आपको जल्दी जल्दी 12 क्वेश्चन लगवा रहा हूं, इनके आंसर मुझे मैं उसमें डाल दूंगा कमेंट में, जो डाल देता हूं मैं हमेशा अपनी कोई ना कोई कमेंट, तो इन सब के आंसर मैं उसमें डाल देता हूं। आप अपने आंसर मिला लेना, क्योंकि इतना समय नहीं है, अगली क्लास का वक्त हो रहा है। सर जल्दी जल्दी सारी स्लाइड लगा दीजिए। मैं आंसर आपको कमेंट में दे रहा हूं, आप भी मुझे अपने आंसर कमेंट में बताइए क्लास कैसी लगी। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा गला दुख जाएगा कहते कहते, लेकिन तुम लोगों को लगता है कि तुम में से कुछ है यहाँ पे मेंडलीफ और कुछ है हेनरी मोजले, तो ये आपको दिक्कत देगी चीजें। अच्छे से पढ़ लेना इन चीजों को। आप कोई लल्लू पंजू एग्जाम नहीं दे रहे हैं, एएलपी या अन्य किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो उसी की तरीके की स्टडी कीजिए। बाकी आपकी इच्छा, मेरा कर्तव्य था बता देना। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन सारे, क्योंकि टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास हो रही है और मैं आपको सारे के सारे बता दे रहा हूं। आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट करना, और
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वरना सच में पाप लगता है, मैं पहले बता के चलता हूं। फिर बाद में कहो कि सर ऐसा हो गया, आपने कराया, हमने तो नहीं पढ़ा, तो भाई मैं कुछ नहीं कहूंगा, उसमें पाप के भागीदार बनोगे खुद। और बाउंस जा रहा है तो पढ़ो। कोई चीज ऐसी है जो तुमसे कभी बाउंस ना गई हो, बताओ मुझे। अरे पढ़ोगे नहीं तो बाउंस ही जाएगा बाबू। कोई क्रिकेटर होता है, वो प्रैक्टिस ना करे तो वो कभी अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा? ऐसा ही पढ़ाई होती है। और वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कितनी अच्छी बात कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, संघर्ष करना सीखो। और जब तक ने पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता, तो पत्थर को भी तराशना पड़ता है चोट खा खा कर। तुम तो इंसान हो। 6 तारीख दोपहर 11 बजे हमारा टेस्ट सीरीज धमाका आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त सरप्राइज जिंदाबाद तरीके से, 6 मई 11 बजे दोपहर, ठीक है। तो ये सब आंसर मैं आपको कमेंट में डाल दे रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहना, पढ़ो दोबारा 3 बार 4 बार, क्योंकि असफलता तभी तक है तब तक तुम प्रयत्न नहीं करोगे। तुम प्रयत्न करो, कोशिश करो, ट्राई करो, बार बार पढ़ो। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो तुमको ना आ सके। आज इस चैप्टर को फिर से पढ़ो, 2-3 बार नोट्स को देखो, कैसे नहीं आएगा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा। इसी तरह मेरी शुभकामनाएं, पढ़ना। जय हिंद।